नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल बात की थी महाराष्ट्र की, आज बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इसी साल। हरियाणा में पिछले चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 10 जीत गई थी। इस बार उसकी संख्या आधी हो गई, यानी 5 सीटों पर जीत पाई। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई। 5 सीटें जीतने के बाद से कांग्रेस पार्टी का उत्साह पूरी बुलंदी पर है, और ख़ास तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। आप ये मानकर चलिए कि हरियाणा कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वहाँ और किसी की नहीं चलती, वहाँ पार्टी हाईकमान की भी नहीं चलती। कभी चला करती थी, अब नहीं चलती। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब तक कुछ सुनते थे। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने सुनना बंद कर दिया। उनको लगता है कि उनके बिना हरियाणा में कांग्रेस चल नहीं सकती। यही कारण है कि उन्होंने पार्टी के अंदर जो उनके प्रतिद्वंदी हो सकते थे या जो उनकी सत्ता को चुनौती दे सकते थे, उनमें से सबको एक एक करके ख़त्म करने की कोशिश की। पहला शिकार उनका बने अशोक तंवर। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन हुड्डा के समर्थकों ने, आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था वो अशोक तंवर के नेतृत्व में हुआ था। उसमें हुड्डा समर्थकों ने उनकी बुरी तरह से पिटाई की थी, और पार्टी हाईकमान की हिम्मत नहीं हुई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार हरियाणा कांग्रेस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व की कहानी कहता है। उसके बाद उन्होंने निशाना साधा रणदीप सिंह सुरजेवाला पर। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक समय राज्य के मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे। युवा नेता थे और बड़े प्रतिभाशाली नेता माने जाते थे। गांधी परिवार के करीबी थे। लंबे समय तक राहुल गांधी के करीबी रहे। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख रहे। ये सब होने के बावजूद उनको उपचुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा पाए। विधानसभा उपचुनाव में ये इंश्योर किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि रणदीप सुरजेवाला उभरने न पाए, प्रदेश में उनका कोई जनाधार न रह जाए। ये उन्होंने इंश्योर किया। कांग्रेस को अगर हरियाणा में आपको समझना हो तो 2 गुटों के हिसाब से समझिए। वो 2 हिस्सों में बटी हुई पार्टी है। एक हिस्सा जिसमें सबसे प्रभावशाली पूरी कांग्रेस पर जिसका प्रभाव है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जहां उनकी चलती है। कुमारी शैलजा को कुछ साल पहले पार्टी हाईकमान ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कार्यकारिणी का गठन नहीं करने दिया, संगठन चलाने नहीं दिया, और पार्टी हाईकमान कुछ भी नहीं कर पाया। कुमारी शैलजा को पता है कि कांग्रेस में अगर सरवाइव करना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़कर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कर रही हैं अभी तक। अगर इस लोकसभा चुनाव में शैलजा अपना चुनाव हार गई होती तो उनका भी वही हश्र होता जो रणदीप सुरजेवाला और अशोक तंवर का हुआ। लेकिन वो अपना चुनाव जीत गई, तो ये उन्होंने दिखा दिया कि वो अपने दम पर चुनाव जीतने की ताकत रखती हैं। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए उनके ऊपर अब हमला करना तुरंत बड़ा मुश्किल है। और पार्टी हाईकमान की वो वफादार भी हैं शैलजा, इसलिए भी। लेकिन हुड्डा को इन सब बातों से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। उनको अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करने दिया, पार्टी हाईकमान की वफादार होने के बावजूद। और अब किरण चौधरी, जो चौधरी बंसीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, उनकी बहू हैं किरण चौधरी और उनकी बेटी हैं श्रुति चौधरी। दोनों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब उसकी वजह भी सुन लीजिए। किरण चौधरी चाहती थी कि भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है वहाँ से उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दे दिया जाए। हुड्डा ने जो तर्क दिया टिकट डिनाई करने का, वो सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा हंसी आएगी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, जो पिछली बार चुनाव हार गया था, उसको फिर से टिकट दिया। तो राव धन सिंह को महेंद्रगढ़ भिवानी से हुड्डा ने, जो उनके वफादार हैं, उनको टिकट दिलवाया और वो हार गए। इसके बाद ये किरण चौधरी ने कहा कि अगर श्रुति को टिकट दिया होता तो कांग्रेस ये सीट जीत जाती।
महेंद्रगढ़, भिवानी और उसके आसपास के इलाकों में आज भी चौधरी बंसी लाल का प्रभाव है, उनकी बड़ी इज्जत है उस इलाके में। तो किरण चौधरी के भाजपा में जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुमारी शैलजा कह रही हैं, और उससे आगे जो उन्होंने कहा वो हरियाणा कांग्रेस की दास्तां बताती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किरण चौधरी के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। अच्छा होता कि वो पार्टी में बनी रहती, अच्छा होता कि उनको पार्टी में बनाए रखने की कोशिश होती, लेकिन कोशिश करे कौन? पार्टी हाईकमान उतना सशक्त नहीं रह गया है और हुड्डा की ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। तो किरण चौधरी ने क्यों छोड़ा? केवल एक कारण नहीं कि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा का। दूसरा कारण, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में विधानसभा की जो 90 सीटें हैं हरियाणा में, उनमें से 46 में कांग्रेस ने लीड किया। तो कांग्रेस में जो लोग हैं हरियाणा में, उनको एक बात समझ में आ गई कि कुछ ही महीने में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और हुड्डा की जो ताकत है, जो प्रभाव है उनका पार्टी हाईकमान पर, उसको देखते हुए ये तय मानकर लोग चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में जिस तरह से लोकसभा में चली, उससे ज़्यादा प्रभावी ढंग से हुड्डा की चलेगी। वो जिसको चाहेंगे टिकट दिलाएंगे, जिसको चाहेंगे टिकट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है किरण चौधरी को समझ में आ गया कि उनके लिए और उनकी बेटी के लिए अब कांग्रेस में जगह बची नहीं है, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही है, और चल रही है। उसको रोकने का साहस जो है पार्टी हाईकमान में नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात के भी संकेत दिए कि वो कांग्रेस से निकलकर अपनी रीजनल पार्टी बना सकते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निकलने का मतलब है कांग्रेस हरियाणा में लगभग शून्य हो जाती। तो इसलिए हाईकमान की भी ये हैसियत नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर नियंत्रण रख सके, अंकुश लगा सके। ये 99 सीटें लोकसभा की 2024 में जीतने के बाद भी स्थिति वैसी ही हरियाणा में बनी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में खराब है। जाट समाज उनसे नाराज़ है, और उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर की सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर लोग और ज़्यादा नाराज़। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं कि मनोहर लाल खट्टर का जो अहंकार था, एरोगेंस थी, उसकी वजह से पार्टी हारी। मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से पहले तो हटा लिया, इसका संकेत मतदाता ने 2019 के विधानसभा चुनाव में ही दे दिया था, जब बीजेपी की सीटें 46 से घटकर 40 रह गई थी। तो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, ये उसी चुनाव में दिख गई थी, लेकिन उनको कंटिन्यू रखा गया। अब उनको मुख्यमंत्री पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में उनका दखल पहले की तरह है, और उनको इस अपनी नॉन परफॉर्मेंस के लिए एक तरह से पार्टी ने पुरस्कृत किया है। लोकसभा का टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, चुनाव जीते, और केंद्र में भारी भरकम मंत्रालय मिला है, जिसमें एक मंत्रालय है ऊर्जा मंत्रालय, जिसके मंत्री पहले थे आर.के. सिंह, जिन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का बहुत बड़ा काम किया देश में। मनोहर लाल खट्टर उस विभाग को कितना समझ पाएंगे, कितना समझ सकते हैं, उनकी समझने की क्षमता कितनी है, इसका जवाब तो बाद में मिलेगा। लेकिन उनकी जो लगभग 10 साल की हरियाणा में कार्यशैली रही है मुख्यमंत्री के रूप में, उसको देखते हुए लगता है कि उस विभाग के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होने वाला है। लेकिन वो बाद की, भविष्य की बात है, वो केंद्र सरकार की बात है। राज्य में खट्टर के हटने से नाराज़गी लोगों में कुछ हद तक कम हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जाट नेता नहीं है। एंटी जाट समाज की गोलबंदी के आधार पर 2014 में भी सरकार बनाई थी बीजेपी ने, 2019 में भी। 2019 में 10 की 10 सीटें इसी आधार पर जीते थे। 2019 में विधानसभा चुनाव में जाट समाज ने बहुत विरोध किया था भाजपा का, लेकिन इस बार जाट समाज के साथ साथ भाजपा के अपने लोग भाजपा के खिलाफ थे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भाजपा के कई दूसरे तीसरे कतार के नेताओं ने लोगों से कहा, अपने जानने वालों से कहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए। ये नाराज़गी का स्तर था मनोहर लाल खट्टर से।
और उसका खामियाजा पूरी पार्टी को उठाना पड़ा, राष्ट्रीय पार्टी को उठाना पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ा। अब किरण चौधरी को लाने से जाट समाज के बीच में एक संदेश गया है। चौधरी बंसी लाल का प्रभाव अब भी उस इलाके में है, महेंद्रगढ़, भिवानी और आसपास के इलाकों में। और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों के आने से भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में, जो उसका सबसे कमज़ोर इलाका था, मजबूत हुई है। तो किरण चौधरी का आना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन हरियाणा में अब भी भाजपा की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा क्या स्वरूप लेता है। हुड्डा अपने को कितना ज़्यादा असर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो बाकी फैक्शन हैं कांग्रेस में, टिकट वितरण में उनकी कितनी चल पाती है। अगर सिर्फ हुड्डा की चली, जैसा लोकसभा में हुआ, तो कांग्रेस को नुकसान होना तय मानकर चलिए। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना घर ठीक कर पाई है हरियाणा में? किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को पार्टी में लेने से ऐसा लगता है कि सुधार के कदम उठाना भाजपा ने शुरू कर दिया है, लेकिन ये यहीं तक काम करने से बात नहीं बनेगी, इससे आगे जाना पड़ेगा। और इससे आगे जाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जो भी नाराज़ वर्ग है उसको संतुष्ट करने, खुश करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत होनी चाहिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से और दूसरी और तीसरी कतार के नेताओं से। क्यों उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में काम किया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को खोजना पड़ेगा। अगर विधानसभा चुनाव में उसको सफलता हासिल करनी है, लोकसभा चुनाव में जो असेंबली सेगमेंट का मैंने जो लीड के बारे में बताया कि 46 पर जो है वो कांग्रेस लीड कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक संदेश भी है कि स्थिति बहुत बुरी नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है, इसको मेकअप किया जा सकता है। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी उस तरह से सामने नहीं थी जिस तरह विधानसभा चुनाव में नजर आएगी। और उसके अलावा लोगों का गुस्सा एक बार एक चुनाव में बीजेपी से जो था वो निकल चुका है। बहुत से लोग हैं जिनके मन में सहानुभूति भी है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा नहीं हराना चाहिए था, तो उनका मन बदलेगा, ऐसी भाजपा को उम्मीद है। और अब आगे निर्भर करेगा कि भाजपा हरियाणा के घर को कैसे ठीक करती है और चुनाव का अभियान कैसे चलता है। अगर मनोहर लाल खट्टर का, जैसे हुड्डा का वर्चस्व है कांग्रेस पार्टी में, मनोहर लाल खट्टर का वर्चस्व अगर बना रहा हरियाणा भाजपा में, तो भाजपा के लिए मुश्किल है। ये बात भाजपा के हाईकमान को समझनी होगी कि मनोहर लाल खट्टर को, मैं मतदाताओं की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं और दूसरे तीसरी कतार के नेताओं की बात कर रहा हूँ। मनोहर लाल खट्टर के प्रति उनके मन में बहुत नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है, उसको शांत कराने की ज़रूरत है। ये संदेश देने की ज़रूरत है कि मनोहर लाल खट्टर का अब हरियाणा की भाजपा पर उस तरह का प्रभाव प्रभुत्व नहीं है। क्या पार्टी ऐसा कर पाएगी? दो लक्ष्य हैं, एक कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसका फ़ायदा उठाना, और अपने घर में जो लड़ाई है उसको शांत कराना। अगर इन दोनों मोर्चों पर पार्टी काम कर पाई अगले 2-3 महीनों में, तो उसके लिए तीसरी बार सत्ता में आना बहुत कठिन नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगभग असंभव हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।